देखो, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम लोग चार थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। पहला, जब तुम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हो। दूसरा, जब तुम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हो। तीसरा, जब तुम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हो। और चौथा, जब तुम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ते हो। तो ये चार जो फिनोमेनन है उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर पाते। ठीक है, बट जो मॉडर्न टाइम था, 19th सेंचुरी का टाइम, उसमें कुछ ऐसा भी फेनोमेना हो रहा था जो फेनोमेना को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि चार फेनोमेनन को हम आराम से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स से, बट चार ऐसा भी हमारे सामने है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करने में फेल हो गए क्लासिकल फिजिक्स। तो हम लोगों को एक मॉडर्न थ्योरी का जरूरत था। इस मॉडर्न थ्योरी को मैक्स प्लैंक ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिप्रेजेंट किया। मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, या चलो शॉर्ट करते हैं हम लोग। क्लासिकल फिजिक्स में जो बहुत नामी साइंटिस्ट है, आप नाम जानते भी हैं, मैक्सवेल। और सिर्फ अकेला उनका कंट्रीब्यूशन नहीं, और भी साइंटिस्ट जैसे ह्यूगन, मैक्स बॉर्न। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन जिन लोगों ने मिलकर ये कंट्रीब्यूशन दिया। ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं हम लोग, वो वेव का थ्योरी को जब एक्सप्लेन करने का बारी आएगा तो उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है कि उसका जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी है, वो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये क्लासिकल फिजिक्स का प्रिंसिपल है। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी। इसका ये मतलब है कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जितना ज्यादा इंक्रीज होगा किसी रेडिएशन का, उतना ज्यादा एनर्जी उस वेव का बढ़ जाएगा। और ये प्रिंसिपल है फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम लोग पढ़ते हैं। बट इससे प्रॉब्लम कहां है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने चार ऐसा इंपॉर्टेंट फिनोमेना का नाम लिया जो हम क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इन चार में मैं एक टॉपिक उठा रहा हूं। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे विथ ग्राफिकल अप्रोच ऑल्सो। ठीक है, चलो सपोज हमारे पास एक मेटल का प्लेट है, और ये जो मेटल का प्लेट है ये पोटेशियम मेटल है। पोटेशियम मेटल क्यों लिया मैंने? क्योंकि पोटेशियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। एंड आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यूजुअली जब भी किसी लो आईपी वाला मेटल को चूज करेंगे तो उसका ये मतलब है कि बहुत कम एनर्जी सप्लाई करके आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, लो आईपी का मतलब ये होता है वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर निकाल सकते। तो हमने पोटेशियम चूज किया इसलिए क्योंकि उसका आईपी क्या होता है, लो होता है। अब इसको अच्छा से समझना है। सपोज कि इस पोटेशियम के ऊपर हम लोग एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, रेड कलर का, इसको फॉल करते हैं। रेड कलर का मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर का लाइट, उसको फॉल की। जैसे इसके ऊपर फॉल हुआ, मेटल
का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करे, यानी जो भी रेडिएशन आ रहा है उसका फोटॉन्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एक्साइटेड होकर बाहर निकलना चाहिए था, बट व्हाट वी विल सी, देयर इज नो इमिशन। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है जब आप एक रेड कलर का लाइट को फॉल करते हैं पोटेशियम का सरफेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो कहता है कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी किसका प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी का प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर हम इस रेड लाइट का इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो उसका एनर्जी भी बढ़ेगा, और अगर इसका एनर्जी बढ़ा तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी हो जाए। ठीक है, ये मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्लासिकल फिजिक्स का थ्योरी का एग्जांपल दे रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, सॉरी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सो एनर्जी बढ़ाना है तो इंटेंसिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इसका इसका इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे ना। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का क्या मतलब, पहले ये समझ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे भी डिटेल में। देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं कि 10 फोटोन एक सरफेस के ऊपर यूनिट एरिया में यूनिट टाइम पे फॉल किया, 10 फोटोन एक यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम पे फॉल किया, ठीक है, और सेम रेडिएशन लेकिन उसमें 20 फोटोन उसी यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम पे फॉल किया, तो मतलब ये हुआ कि जहां 20 नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल किया उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स का गिर जाना उस प्लेट पे मतलब ज्यादा इंटेंस हो जाना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी इसका इंटेंसिटी था उसको इंक्रीज करेंगे, यानी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन को फॉल कराएंगे मेटल के सरफेस के ऊपर, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाए हैं तो एनर्जी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ऐसा करके देख लो तो फिर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कोई भी एमिशन नहीं हुआ। और अगर हम फर्दर भी इंक्रीज करते और भी ज्यादा इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं रेड लाइट का, यानी और नंबर ऑफ फोटॉन्स को मेटल के सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं, उसके बावजूद भी कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। अब ये एक बहुत बड़ा फेलियर है क्लासिकल फिजिक्स का थ्योरी का थ्रू, अगर हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्योंकि ये क्यों फेलियर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट फिजिक्स हमारा एनर्जी बढ़ना चाहिए इंटेंसिटी बढ़ने से, बट यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज भी कर रहे हैं तो मेरा एनर्जी बढ़ना चाहिए, बट यहाँ ऐसा कोई चीज एविडेंट नहीं है ना। ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। इससे ये भी पता चला कि ये चीज यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। चलो एक और चीज लेते हैं, अगर हमारे पास कलर हो तो चलो इसको एक वायलेट कलर अगर हम लोग लें, वायलेट कलर अज्यूम करो, एग्जैक्ट वायलेट नहीं बट चलो वायलेट ही है। अगर एक वायलेट कलर का मोनोक्रोमेटिक लाइट हम इसी पोटेशियम के प्लेट पे फॉल करते हैं, तुम देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू हो गया। एक अकेला मोनोक्रोमेटिक लाइट जो वायलेट कलर का था वो जैसे ही फॉल होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट। बट यहाँ पर रेड लाइट जिसको हम लोग फॉल किए उसका इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज किए ये सोचकर कि एनर्जी बढ़ेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ये एक फेलियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर एक्सप्लेन करना हो क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू, ई वेरिएसेस इंटेंसिटी के थ्रू, हम नहीं कर सकते, फेल है। इसी फेलियर के लिए एक मॉडर्न थ्योरी का जरूरत है। वो मॉडर्न थ्योरी मैक्स प्लैंक लेकर आया जिसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स कहते हैं या क्वांटम केमिस्ट्री कहते हैं। ओवरऑल ये क्वांटम थ्योरी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम थ्योरी, आपको पता है क्वांटम थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किसका प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल। ई वेरिएस इज न्यू और ई इज इक्वल टू एच न्यू। E is equal to h nu, and this h nu is the energy of one single photon. इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटम। मल्टीपल ले लो तो क्वांटा, इसका प्लूरल फॉर्म। सो एक फोटोन का एनर्जी क्या है, h इंटू न्यू। सी मॉडर्न थ्योरी डायरेक्टली तुमको बोल रहा है कि एनर्जी किसका प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी का, एंड नॉट इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस मॉडर्न थ्योरी को एक्सेप्ट करके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसको बहुत पहले
कि लास्ट टाइम में 87 में भी हर्ट्ज ट्राई किया था एक्सप्लेन करने का, बट ही फेल्ड, वो फेल हो गया क्योंकि उसके पास कोई मॉडर्न थ्योरी नहीं था। वो क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन करना चाहा और वो फेल हो गया क्योंकि ये थ्योरी अभी जस्ट आपने देखा कि ये वर्क नहीं कर रहा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है उसको यूज करके इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इजीली एक्सप्लेन कर। अब आज कैसे, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पार्ट को। देखो, मान लो ये एक मेटल का प्लेट है और इसके ऊपर हम एक वायलेट कलर का लाइट को फॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक लाइट जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करता है तो उसके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेकर नहीं आया तो फिर यहां से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी नहीं। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर वो लाइट जो फ्रीक्वेंसी लेकर आ रहा है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तब तो एमिशन होगा, या कम से कम उसके बराबर है तब भी एमिशन होगा। बट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ तब फोटो एमिशन का कोई चांसेस नहीं, तब फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने वाला नहीं, ठीक है। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वैल्यू या कम से कम उसके बराबर वैल्यू होना ही चाहिए। तो हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। देखो, ये एक सेटअप है डिस्चार्ज ट्यूब, जहां पर हम लोग दो टर्मिनल से दो प्लेट को कनेक्ट करके रखे। ये वो मेटल प्लेट है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने वाला। ये नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड और ये पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड। ये एमीटर लगा के रखे हम लोग, ठीक है। ये पूरा सेटअप में जैसे ही एक पोटेंशियल का डिफरेंस को हम लोग मेंटेन करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि यहां से कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना स्टार्ट हुआ और टुवर्ड्स एनोड की तरफ मूव कर रहा। आगे बहुत सारा डिटेल है जो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इससे सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, कम निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, और जो भी डिस्कशन है वो आगे डिटेल में आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पे बात कर रहे हैं, फिर आते हैं उसके अंदर। नाउ अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर हम लोग कंडीशन को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं। नंबर 1, इसका कलर चेंज कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर एक लाइट न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है और ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे कि यहां फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने वाला है। उसी तरह न्यू कम से कम बराबर हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो भी हम कहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने वाला है। बट थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट देन देयर इज नो चांस, अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो। इस कंडीशन में अगर हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी इंटेंसिटी बढ़ाना है बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, और अगर हम न्यू को मल्टीप्लाई कर दे एच से तो एच न्यू विल बी लेस देन एच न्यू नॉट, एंड दिस इज एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, पढ़े थे हम लोग, लेस देन ई नॉट। इस ई नॉट को वर्क फंक्शन कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे वर्क फंक्शन। इसको और एक टर्म से डिनोट करते हैं फाइव, इसको एक और टर्म से डिनोट करते हैं डब्ल्यू या डब्ल्यू नॉट। तो कोई भी अलग अलग बुक में अलग अलग गिवन। कंडीशन क्या है कि अगर मेरा एनर्जी कम है रिक्वायर्ड एनर्जी से, जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो फिर इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था हमारा इस पेज में, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आया तो इंटेंसिटी वर्क नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर वहां। तो मान लो हम लोग अभी थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट। फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि जो लाइट फॉल हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, और जैसे ऐसा लेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा।
ना इलेक्ट्रॉन जब देखो फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी है जो है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रहा है? सो सी, यहां देख लो, एच न्यू इज दैट एनर्जी जो इस लाइट के पास है। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी है न्यू, एच से मल्टीप्लाई करो। ये वो एनर्जी है जो लाइट लेकर आ रहा है, और इस मेटल से बाहर आने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको एच से मल्टीप्लाई कर दो, ये वो एनर्जी बन गया जो कम से कम चाहिए मेरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि हम कंडीशन 1 ले रहे हैं कि न्यू बड़ा है न्यू नॉट से, तो फिर एच न्यू बड़ा होगा एच न्यू नॉट से। अब बताओ, इसका जो बचा हुआ एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये इक्वेशन न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, आगे हम और दिखाते हैं इसको। इतना दूर क्लियर हुआ कि अगर कोई लाइट इतना एनर्जी लेकर आ रहा है जितना रिक्वायर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, मगर वो काइनेटिक एनर्जी के साथ भाग नहीं पाए, क्योंकि उसके पास जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उतना ही है, सेम। एनसीईआरटी बुक के अंदर तुमको न्यूमेरिकल भी मिलेगा जिसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग विद जीरो वेलोसिटी। एमिटिंग विद जीरो वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया? कि निकल भी रहा है और वेलोसिटी भी जीरो है। इसका मतलब है निकलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए था बस उतना ही, ज्यादा होता तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता, बट कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है उसके पास। हम लोग यूजुअली जो पढ़ते हैं वो फर्स्ट कंडीशन को लेकर डिस्कशन करते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, और ये कंडीशनल क्वेश्चन हो सकता है कि जहां जीरो वेलोसिटी है, मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं, जस्ट निकलने के लिए काफी। ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा वो इसके ऊपर बेस्ड आएगा, जहां एनर्जी ज्यादा है रिक्वायर्ड एनर्जी से, तो जो बचा हुआ एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा काम कर ना। इसको पढ़ने के लिए डिटेल में हम लोग को पहले कुछ और चीज सीखना, ग्राफिकल अप्रोच में जाएंगे हम लोग, इसे थोड़ा और भी सीखना है कुछ। आ जाओ, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं y इज इक्वल टू mx का ग्राफ। ये अगर y है और ये x है तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये स्ट्रेट लाइन है। बेसिक नॉलेज है हम लोगों को, y इज इक्वल टू mx का, कर्व का स्ट्रेट लाइन में पढ़े हम लोग। ठीक है, ये ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसका ग्राफ कैसा होता है? ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि इसका इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है c। ठीक है, तो y वर्सेस x का प्लॉट कैसा होगा? ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन विद अ इंटरसेप्ट, और उसमें स्लोप होगा m। उसी तरह y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इसका कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होगा, बट इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव में होगा। जो ओरिजिन यहां दिख रहा है 0, वहां से नीचे आ जाएंगे हम लोग और नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटरसेप्ट का। तो ये ग्राफ का एक जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए तुमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, अभी अभी हम लोग पढ़े कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। नाउ सपोज करो ये काइनेटिक एनर्जी है y, ये एच वी है एम एक्स माइनस सी, ये कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा विथ अ नेगेटिव इंटरसेप्ट। व्हाट इज दैट नेगेटिव इंटरसेप्ट? दिस पार्ट इज द नेगेटिव इंटरसेप्ट। देखो यहां पर हम दिखा माइनस एच न्यू नॉट इज द नेगेटिव इंटरसेप्ट, यहां शो किया। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझने का ट्राई करते हैं हम। देखो, अगर हम एक कंडीशन लें कि इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, ठीक है, और यहां से देख ये पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं हम। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, इस पे ध्यान दो। ठीक है, जैसे ही हम इस न्यू के जगह, ये न्यू के जगह क्या पुट करना है? न्यू नॉट यहां पुट करो। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच, और न्यू की जगह क्या पुट कर दिए? न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। नाउ सी, जैसे ही तुम न्यू नॉट वैल्यू पुट करोगे, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी ये 0 वैल्यू शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू यानी फ्रीक्वेंसी का प्लॉट है। देखो ये y है, ये x, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू। ठीक है, तो इस प्लॉट में एच न्यू नॉट इज द इंटरसेप्ट। हम तुमको बोले कि जैसे न्यू है उसकी जगह तुम न्यू नॉट पुट करो, पुट करने पे काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा। देख लो, न्यू नॉट पुट करने से इसका वैल्यू क्या गया? 0 आ गया काइनेटिक एनर्जी। ना अगर हम पुट करते हैं सेकंड नंबर कंडीशन कि न्यू की जगह पुट करते हैं न्यू 1,
एंड न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये न्यू नॉट से बड़ा है। तो अगर न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू नॉट तो एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो देखो जैसे न्यू वन पे प्लॉट करते हैं ये पॉइंट पे हमको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिलता है, एंड दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का, एक पॉजिटिव वैल्यू तुमको देखने को मिले। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को इसी तरह इंक्रीज करते रहेंगे, नेक्स्ट लेंगे न्यू टू और बढ़ा रहे हैं, देखो न्यू टू पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ चला गया, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाए। अगर हम न्यू थ्री लें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू और बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का जो प्लॉट है, होप कि तुमको क्लियर हुआ होगा ये प्लॉट। ठीक है, और इसमें न्यू नॉट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, और जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ये टर्म है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डेफिनेशन हम पहले तुमको बोले, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी एक प्लेट के ऊपर अगर हम यूनिट एरिया कंसिडर करें, यूनिट टाइम में कितना फोटॉन्स गिर रहा है, मतलब वो इंटेंसिटी। तो अगर यूनिट एरिया ले और यूनिट टाइम ले और 10 फोटॉन गिरा, और यूनिट एरिया ले यूनिट टाइम ले 20 फोटॉन गिरा, तो सेकंड वाला केस में ज्यादा इंटेंसिटी। अगर वही यूनिट एरिया यूनिट टाइम में 100 फोटॉन गिर रहा है तो उसका इंटेंसिटी और ज्यादा। नाउ इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट। फिजिक्स में तुम पढ़े हो कि पावर का मतलब होता है एनर्जी बाई टाइम। सो यहाँ एनर्जी बाई टाइम को हम लिख दिए पावर, तो पावर बाई एरिया, ये दो एक्सप्रेशन बन गया इंटेंसिटी। एक है ई बाई ए इंटू टी, और सेकेंड है आई इज इक्वल टू पी बाई ए, ये दोनों ही उसके एक्सप्रेशन। ना यहां से आ जाओ तुम ये पॉइंट, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी बाई ए इंटू। अब एनर्जी का मतलब हम लोग प्लैंक क्वांटम में पढ़ते, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। क्योंकि अगर तुम प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ो तो उसका पॉइंट नंबर 3 क्या है, कि जब भी फोटोन एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में एब्जॉर्प्शन या एमिशन नहीं हो सकता। यानी 1.37 फोटॉन या 2.97 फोटॉन या 2.93 फोटॉन ये एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता, एमिट भी नहीं हो सकता। जब भी एमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा ये होल नंबर में होगा, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट 10 पैकेट व्हाटएवर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी की जगह एन एच न्यू जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दिए, एनर्जी की जगह पुट कर दिए एन एच न्यू क्वांटम्स बाई ए इंटू टी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, वो पहले से पता तुमको, वो वैल्यू कांस्टेंट। ये जो न्यू का वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, अब एक लाइट जो फॉल कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी जब वो फॉल कर रहा है कांस्टेंट है। कोई रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी हर थोड़ी देर में थोड़ी बदल जाए, या कोई वायलेट कलर का रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। नाउ ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिस पे लाइट फॉल कर रहा है वो भी फिक्स है, और जो टाइम है वो यूनिट टाइम लिया है। तो ओवरऑल एच न्यू ए टी ये सब एक कांस्टेंट, हम यहाँ इसकी जगह कांस्टेंट लिखेंगे। सो आई इज इक्वल टू एन इंटू कांस्टेंट, जब कांस्टेंट को हम लोग हटाएंगे तो वेरिएशन का साइन लगा देता है, तो आई वेरिएस एन। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, यानी ओवरऑल कि नंबर ऑफ फोटोन जो फॉल कर रहा है उसके ऊपर इंटेंसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी को अगर हम लोग बढ़ाएं तो इसका ये मीनिंग हुआ कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स उसके ऊपर फॉल कर रहा है, बस यही इसका मीनिंग। इसका मतलब ये नहीं इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है, नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो उस पर फॉल कर रहा है वो बढ़ता है। लेकिन अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया जिसको न्यू नॉट बोलते हैं उससे नीचे रह गए हम, तो फिर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है। ये नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करने का मीनिंग तभी सक्सेसफुल होगा जब एक मिनिमम क्राइटेरिया यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट हम लेकर आए, तब वो यूजफुल होगा। और कैसे होगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे। इतना दूर होप के समझ आया हो। चलो नाउ देखो, द फोटो करंट इंक्रीजेस इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड। यानी अगर हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं लाइट का तो क्या इंक्रीज होने वाला है, फोटो करंट इंक्रीज करने वाला है। और आगे और भी ज्यादा अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगा। देखो इंटेंसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब है ज्यादा फोटोन फॉल कर रहा है, ज्यादा फोटोन फॉल कर रहा है इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने वाला है।
ये तब का कंडीशन है जब हम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो कंडीशन है उसको क्रॉस करके आ गए। अगर उससे नीचे वैल्यू है, थ्रेशोल्ड से नीचे है, तब तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं। बट अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल है तो जितना ज्यादा फोटॉन्स फॉल करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी जितना बढ़ेगा उतना फोटो करंट भी बढ़ेगा। फोटोन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसी इलेक्ट्रॉन को फोटो करंट भी बोलते हैं। तो देखो कि न्यू नॉट पे, जब न्यू नॉट हम लोग ले रहे हैं, उससे अगर पीछे आ जाए, लेफ्ट की तरफ आ जाए, कोई भी फोटो करंट तुमको देखने को नहीं मिलेगा इसमें, अगर न्यू नॉट से पहले आ जाए। लेकिन अगर न्यू नॉट से ज्यादा वैल्यू चूज करते हैं हम लोग, जैसे न्यू वन लिए हम लोग जो ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो तुमको एक इंटेंसिटी I1 जो लो इंटेंसिटी ले रहे हैं उस पे तुमको एक फोटो करंट का वैल्यू देखने को मिलेगा। मान लो वो वैल्यू है लाइक दिस, इस जगह। ठीक है, काफी ज्यादा वैल्यू है इस पर्टिकुलर जगह। अगर हम हाई इंटेंसिटी ले, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा तो फिर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएगा, तो फोटो करंट का जो वैल्यू है वो हाई इंटेंसिटी पे और ऊपर चला गया। देखो ये और ऊपर चला गया, इस जगह पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देयर इज ए इंक्रीमेंट इन फोटो करंट अगर हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो। बात समझ आ गया? चलो नेक्स्ट ग्राफ जो है इसमें ये जो टर्म देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या मतलब है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका ये मतलब है कि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन फॉल किया और फॉल करने के बाद, सॉरी, फोटॉन्स फॉल किया और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटो करंट निकल रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं है कि हम अगर इंटेंसिटी बढ़ा दे तो वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी उससे इंडिपेंडेंट है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहा है उसका नंबर तब बढ़ेगा जब तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे। नंबर, सिर्फ नंबर, फोटो करंट का अमाउंट वो बढ़ जाए अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो, लेकिन उससे काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी जैसा वैसी रहे। ज्यादा करंट का प्रोडक्शन हो सकता है अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो, बट उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये कर्व क्या बता रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का है वो रिमेन सेम होता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो होप कि ये कर्व समझ आया हो। सबको नोट करते रहना। ठीक है, नाउ एक नया कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, प्लेट लगा कर रखे हम लोग, इसको कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, सो व्हेन हम लोग इसके ऊपर एक लाइट फॉल करेंगे, जैसे लाइट फॉल करते हैं और वो न्यू नॉट वाला कंडीशन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा वो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। ठीक है, अगर हम लोग ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर अमाउंट में यहां पर नेगेटिव प्लेट को इंपोर्ट कर दें, यानी हम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लगा दें यहां, जो उल्टा रिपेल कर रहा हो, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है ना, तो इधर से रिपल्शन अगर क्रिएट हो रहा है, तो अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, इनिशियली क्या होगा, मान लो हम अगर कम वोल्टेज लगाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा करके इसको ब्रेक करेगा, यानी उतना इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। और अगर हम बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, एक ऐसा भी टाइम आएगा जब ये जिस काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ रहा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी वाला पोटेंशियल ऑपोजिट तरीके से इंपोज कर दिया गया और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ही नहीं निकलने दिया। ठीक है, तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने ही नहीं दिया गया, ये निकला ही नहीं, तो इतना एनर्जी हम इस पे इंपोज कर दिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जो उसका काइनेटिक एनर्जी के बराबर। बात समझ आ गई? यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। क्योंकि देखो एक लाइट अगर फॉल होता है और उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ठीक बराबर फ्रीक्वेंसी वाला लाइट वो फॉल करे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, भाग नहीं पाएगा।
लेकिन अगर वो भाग रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर का ऑपोजिट पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तो रुक जाए, तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो उसको रोक के रखेगा। तो स्टॉपिंग एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी। ना स्टॉपिंग एनर्जी क्या होता है, देखो स्टॉपिंग एनर्जी निकालते हैं हम लोग चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी Q इंटू वी। सो स्टॉपिंग एनर्जी इज Q इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल कर दी। यहां से V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बाई Q। इसी V को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी बाई Q और E, जो भी कहो, अलग अलग बुक में चार्ज को कभी Q से कभी E से डिनोट करते हैं हम। So V potential, stopping potential is nothing but kinetic energy of photoelectron by charge of the electron. Now kinetic energy क्या होता है, देखो यहाँ हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन से पता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी की जगह एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, और इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। सो दिस बिकम आवर एक्सप्रेशन, वी स्टॉपिंग का एक एक्सप्रेशन। और इसको हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर हम इसको ले y mx माइनस सी, ठीक है, क्लियर है। सो h बाई न्यू, h बाई ई विल बिकम द स्लोप, एंड पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर हम प्लॉट कर दें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का प्लॉट आने वाला है विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। चलो आगे देखते हैं इसको। सो सपोज अगर हम प्लॉट कर रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू एच न्यू बाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का कर्व है। ये हम लोग स्टार्टिंग में मेंशन किए कि कर्व कैसा होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, जिसमें ये नेगेटिव इंटरसेप्ट का वैल्यू, ये वैल्यू मिला हम लोग को। अब इस पे ऐसा सोचो तुम कि न्यू नॉट का जो वैल्यू है, अगर हम यहां पर पुट कर दे न्यू नॉट, इस जगह पे क्या पुट कर दे, न्यू नॉट, जैसे न्यू की जगह न्यू नॉट पुट करेंगे ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। देख लो पोटेंशियल का वैल्यू न्यू नॉट पे कहां आ जाएगा, जीरो, ये जगह पे आ जाएगा जीरो। इस लाइन पे मैच कर रहा है, टच कर रहा, जीरो है। अब हम अगर न्यू वन इसकी जगह पुट करते हैं, एंड क्राइटेरिया क्या है, न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो जैसे ये बड़ा होगा फिर ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि न्यू वन बड़ा है न्यू नॉट से। तो हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, देखो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देंगे, देखो पोटेंशियल और इंक्रीज करेगा। और पोटेंशियल को अगर तुम और बढ़ा दो, V3 ले लो, पोटेंशियल और बढ़ेगा तो और भी वैल्यू बढ़ जाए, ये और भी बढ़ने लगे इस तरीके से, ठीक है। सो ओवरऑल जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या है, कि एनर्जी बढ़ रहा है, और अगर एनर्जी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, कि तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर लगाना पड़ेगा। तो अगर उधर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो इधर से स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी वैल्यू लगातार बढ़ेगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो। बात समझ में आ गया, ये ग्राफ क्लियर हो गया, नोट कर लो। नाउ देखो ये एक ग्राफ है, इसके अंदर सारा बात तुमको समझ आ जाएगा, मतलब टोटल बात एक ही ग्राफ। कैसे, मान लो ये अप्लाइड, और इसके अंदर और भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज वर्सेस फोटो करंट का एक ग्राफ, अप्लाइड वोल्टेज वर्सेस फोटो करंट। तो अगर हम ये चाहते हैं कि फोटो करंट का प्रोडक्शन हो तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा फोटो करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन हम तुमको पूछते हैं, अगर ये सेटअप में मान लो कि इसके ऊपर हम लाइट फॉल कर रहे हैं और अभी वोल्टेज को ऑपरेट ही नहीं कर रहे, पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं है, यानी इसको हम ऑपरेट ही नहीं कर रहे, सिंपली इसके ऊपर लाइट फॉल कर रहा है और कुछ नहीं। बोलो क्या इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा? एंड मैं तुमको बता दूं कि अगर तुम इसको डेप्थ में नहीं पढ़े हो तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। अगर हम वोल्टेज अप्लाई ही नहीं करें और सिंपली एक लाइट को फॉल कर दे, तुम्हारा आंसर क्या होगा, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। याद रहे हम सारा कंडीशन पहले से फिक्स करके रखे कि न्यू नॉट से बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, हम लोग शुरू से एक ही कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। अगर हम वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर लाइट फॉल कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? मैक्सिमम लोग बोलेगा नहीं, आंसर है यस।
क्यों निकलेगा? क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट फॉल कर रहा है तो मेरा कंडीशन है कि मेरा न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, सो एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, सो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, बट हो सकता है फुल यानी पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, बट इलेक्ट्रॉन का एमिशन जरूर होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से लाइट गिरते ही एमिट कर जाएगा, ठीक है। अब मान लो अप्लाइड वोल्टेज जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, तो या मान लो कि अभी हम वोल्टेज अप्लाई नहीं किए थे, वोल्टेज यहां ऑलरेडी जीरो है, यहां पर वोल्टेज क्या है, जीरो है। जीरो वोल्टेज पे भी फोटो करंट का जो वैल्यू है वो अच्छा खासा ऊपर है, इतना अच्छा खासा ऊपर है। इसका क्या मतलब है कि अभी हम वोल्टेज को स्टार्ट भी नहीं किए हैं, फोटो करंट का प्रोडक्शन मिल रहा है मेरे को, अच्छा खासा ऊपर है ना। इसका मतलब है कि फोटो करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है सिस्टम में। बट हम जैसे जैसे वोल्टेज को स्टार्ट करेंगे, अब इसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इसका फोटो करंट का वैल्यू बढ़ने लगेगा। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा जब ये हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों हो गया कांस्टेंट वोल्टेज जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो क्यों हुआ कांस्टेंट? क्योंकि याद रखोगे कि वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते हम लोग जो एजम्पशन लेते हैं कि एक फोटोन जब फॉल करके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, ये उसका मैक्सिमम एबिलिटी है कि एक फोटोन गिरा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक फोटोन गिरा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये मैक्सिमम एबिलिटी। अब ये समझो कि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है और अपना मैक्सिमम एबिलिटी वाला पार्ट पे आ गया है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन गिरा उतना, सॉरी, जितना फोटॉन्स गिरा उतना इलेक्ट्रॉन निकला है, तो मैक्सिमम लिमिट तक आ गया। तो मैक्सिमम लिमिट के बाद फिर और इंक्रीमेंट का कोई चांसेस नहीं है, अब वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो अब एक टाइम पे वो कांस्टेंट हो जाएगा, एक टाइम पे वो कांस्टेंट हो गया, अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैक्सिमम लिमिट क्या है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ये मैक्सिमम लिमिट है, तो लिमिट पे वो कांस्टेंट होगा। ये कर्व समझ में आया, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज का। हाँ, ये मान लो I1 इंटेंसिटी पे है और ये I2, एंड I2 इज ग्रेटर देन I1, क्योंकि कंडीशन हम लोग फुलफिल करके रखे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो तुमको प्रोडक्शन ऑफ करंट ज्यादा मिलेगा अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, तो ये पहले भी डिस्कशन कर चुके। प्रोडक्शन तो ज्यादा मिलेगा, देखो ज्यादा मिला, बट एक टाइम पे आकर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी को समझो कि अगर यहां पर ये जीरो वोल्टेज पे यहां तक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को कम करना शुरू करें, यानी उसका ऑपोजिट पोल में क्या करें, सेम चार्ज अप्लाई कर दे और उसको रोकना, प्रिवेंट करना शुरू करें, तो वोल्टेज जैसे जैसे मोर नेगेटिव कर रहे हैं हम, इसका फॉल डाउन शुरू हो गया। देखो करंट का प्रोडक्शन कम हो रहा है, और ये कम होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पे आकर ये करंट का प्रोडक्शन जीरो पे पहुंच जाएगा। इसी जीरो पे पहुंचने को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर हमको करंट चाहिए तो हम इधर अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जितना ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट तक रीच करना है भाई हम बढ़ाएंगे, और हमको सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकालना है, तो हम कोई भी अप्लाइड वोल्टेज यूज नहीं करेंगे, तो भी एक वैल्यू हमको मिलेगा जो लाइट के गिरने की वजह से आ रहा, वो तुमको मिलेगा। और अगर हमको उसको प्रिवेंट करना है, नहीं होने देना, तो फिर काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वहां तक रीच करना पड़ेगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आएगा कर्व को टच करेगा और ये यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये एक ग्राफ के अंदर तीनों कंडीशन मिल जाएगा, विदाउट वोल्टेज, वोल्टेज का इंक्रीमेंट, वोल्टेज का डिक्रीमेंट, नेगेटिव फॉर्म में हम बोल रहे हैं, ठीक है। वो भी वोल्टेज बढ़ा ही रहे हैं बट वो नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप की बात समझ आया हो। नाउ सी अ क्वेश्चन, when light of wavelength 400 nanometer strike on sodium metal and work function of sodium is 2.3 eV, calculate stopping energy। देखो स्टॉपिंग एनर्जी निकालना मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। हमको स्टॉपिंग एनर्जी ईवी में कैलकुलेट करना है। यहाँ डेटा क्या क्या गिवन है, वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर और वर्क फंक्शन का वैल्यू गिवन। नाउ मेरे को सिर्फ ये नहीं पता है ना, वर्क फंक्शन इज 2.3,
काइनेटिक एनर्जी तुमको कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग एनर्जी दोनों सेम है, वो इनिशियल कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अगर तुमको एच न्यू पता चल जाए तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो इसको अलग से निकालते हैं, ये नैनोमीटर में गिवन E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला होता है, और एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा गिवन है स्टब में लिया। यहाँ एक शॉर्टकट तुमको बता दें कि अगर लैम्डा नैनोमीटर में गिवन हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ गिवन है 400 नैनोमीटर में गिवन, तो तुम H और C का वैल्यू डायरेक्टली अप्लाई करना 1240, इसका जो रिजल्ट आएगा वो EV में ही आएगा। ठीक है, अगर देखो हम लोग यूजुअली इसका जो यूनिट है वो क्या लेते हैं, जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का क्या लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग पर सेकंड लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये तो ठीक है, ये, और अगर लैम्डा हम लोग मीटर में लेते हैं तो एसआई यूनिट में यानी जूल में आंसर आता है तुम्हारा। बट अगर लैम्डा नैनोमीटर में गिवन तो तुम, और डिमांड है ईवी में निकालने का, तो तुम डायरेक्टली एचसी की जगह क्या पुट कर सकते हो, 1240। इसको सॉल्व कर लो, क्या निकलेगा, ई का मतलब क्या, ये वैल्यू। सो तुम इसको कैलकुलेट करना, यहां वैल्यू पुट करना, सॉल्व करके इसका आंसर निकालना एंड शो मी। जो लोग ऑफलाइन में है वो लोग क्लास में दिखाएगा, ऑनलाइन जो लोग पढ़ता है वो लोग व्हाट्सएप ऑनलाइन ग्रुप में भेज देगा, और जो कनेक्टेड नहीं है, यूट्यूब से कनेक्टेड है, वो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे। ठीक है, तो शो मी दिस आंसर, आई वांट टू सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस सो दैट देयर इज इजेक्शन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 eV. Calculate wavelength in angstrom of photon that strike on metal surface. ओवरऑल तुमको जो निकाल के दिखाना है वो है वेवलेंथ। ठीक है, यहां पर एच सी का वैल्यू दिया है 12400 eV इन एंगस्ट्रॉम। तो हम तुमको पहले ही बोले थे कि जो एच सी है वो तुम डायरेक्टली ले सकते हो 1240, कब, जब नैनोमीटर यूनिट हो। ठीक है, बट अगर एंगस्ट्रॉम में लेना हो तो 12400, एक और जीरो बढ़ा देना। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि एच सी बाई लैम्डा है। लैम्डा तुमको पता है कि अगर नैनोमीटर में हुआ और इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। 10 डिवाइड करना मतलब 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला गया मतलब पहले से था 1240, 10 ऊपर गया मतलब एक और जीरो बढ़ गया। समझ गया, इसीलिए हम लोग एच सी का वैल्यू क्या है, 12400, एक और जीरो बढ़ा दिया, एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ना? देखो हम लोग को फॉर्मूला पता है, हम पहले से जानते हैं फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, एक ही बात। हम देखो यहां से मेरे को जो डिमांड किया ना वो ये निकाल कर दिखाना तुम, लैम्डा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन चीज है, गिवन अगर तुम देखो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 4 eV, यानी हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, 4। ये मेरे को निकालना है एच सी बाई लैम्डा, इसको रहने दो, माइनस इसका वैल्यू कहां से लाएंगे, एच सी बाई लैम्डा नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन। ये क्या है, ये पूरा का पूरा वर्क फंक्शन है फाइव। ये कैसे निकालेंगे, तो देखो इस ग्राफ की तरफ ध्यान दो, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का ग्राफ है, ऑलरेडी पढ़ चुके हम, जिसका नेगेटिव जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, वो यही होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। सी इज व्हाट, दिस एंटायर पार्ट, यानी ये पूरा क्या है, ये इंटरसेप्ट है। और इसमें जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, ये इंटरसेप्ट है जो आके कहां टच कर रहा है, -4 को। इसका मतलब है कि जो -5 है इंटरसेप्ट, उसका वैल्यू कितना है, -4, माइनस माइनस हटा दो, 5 का वैल्यू कितना आ गया, 4। वैल्यू पुट करो 4, और यहां भी 4, तो फिर ये जो वैल्यू आएगा जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं ई, वो आएगा उधर 4 कर दो, 4 + 4 मतलब कितना, 8। ई का वैल्यू कितना आ गया, 8। क्लियर, 8 ईवी। अगर 8 ईवी इसका आंसर आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
तो नाउ यहां से तुमको क्या निकालना है, लैम्डा. सो एच सी बाई लैम्डा इज नथिंग बट 8. सॉल्व करो एंड सॉल्व करके इसका लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड शो मी द रिजल्ट. दिखाओ फिर हमको आंसर. ठीक है, ऑलरेडी बोल चुके हैं ऑफलाइन वाला लोग, क्लास में दिखाएगा सर. सॉल्व करो, फाइंड आउट दिस लैम्डा वैल्यू. गॉट इट. चलो, फॉर जनरल प्रैक्टिस मैं तुमको बता दूं कि स्टूडेंट अगर जो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इफ यू फॉलो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका एक्सरसाइज में जाओगे एंड इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक अच्छा क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस. इवन क्वेश्चन नंबर 12. एंड अगर थोड़ा और अच्छा लेवल का प्रैक्टिस चाहिए तो सेम एक्सरसाइज में जाओ, क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 एंड 54. इसको भी सॉल्व करो. ये लगभग मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चंस. आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हुआ होगा. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. जय हिंद.